क्या ओला इलेक्ट्रिक के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं? एंड क्या वो कभी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेगमेंट में इंडिया में मार्केट लीडर बन पाएगा? एंड उसके जितने भी ओपोनेंट्स हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि एथर, अल्ट्रावायलेट, सिंपल ईवी, क्या वो उन सबसे जीत सकता है? एंड सबसे मेन प्रॉब्लम जो आग लग रही है स्कूटर्स के अंदर, क्या वो अभी भी कायम रहेंगे आगे चल के? तो आइए आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। एंड प्लीज़ वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको बोलूँगा वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग नहीं कर रहे हैं एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए ये सब करते रहिए। एंड मेरा नाम है नमन एंड आई एम CEO एंड को फाउंडर ऑफ टेक्योन। जब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को अनाउंस किया गया था तो उसके अराउंड बहुत तगड़ी हाइप बनाई गई थी। एंड मैं लिटरली बोलूँगा कि किसी भी स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है PR, यानी कि पब्लिक रिलेशन। एंड पब्लिक रिलेशन तो उनका माशाल्लाह क्या मज़ेदार था। मतलब इतना प्यारा उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट्स किए, रफ्तार से गाना लगवाया, सब कुछ किया, रैप बनवाया। लेकिन फिर भी क्यों आज ओला एक्चुअली में डाउनफॉल की तरफ जाती जा रही है? क्या ऐसी खामियां थी ओला स्कूटर के अंदर? तो बेसिक रीजन है, पहला, ओला इंडिया में नहीं बनाया गया। ओला इलेक्ट्रिक के जितने भी स्कूटर्स हैं वो एक्चुअली में नीदरलैंड की एक कंपनी है ईटरगो, वहां से उसको उठाया गया। कॉपी पेस्ट नहीं किया गया क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चेंजेस हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, सिमिलर हैं, जो कि वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ के रोड सेगमेंट्स, वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग ही उसको डिज़ाइन किया गया था ईटरगो को। लेकिन जब ओला ईटरगो को इंडिया में लेके आया तो उसने सबसे पहले क्या चेंज किया? एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी कि जो ईटरगो की बाइक थी ना, जो ईटरगो इलेक्ट्रिक स्कूटर था, उसका जो रेंज है वो बहुत कम था। क्योंकि वहाँ पे लोगों को इतना नहीं होता कि वो इतनी दूर तक ट्रैवल करे। उनका मेन होता है कि अपने आसपास के सेगमेंट में ही वो जा सके, अपने आसपास के एरिया में जा सके एंड वहाँ से डेली कम्यूट कर सके। लेकिन इस वजह से जो उसका रेंज था वो अराउंड 70 से 80 किलोमीटर की था। एंड जो उसकी स्पीड थी वो भी अराउंड इतनी ही, मतलब 70 to 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। एंड ओला ये बात अच्छे से जानता था कि जो कि हमारे भावेश अग्रवाल है वो अच्छे से जानते हैं कि अगर इंडिया में लीडिंग बनना है तो आपको रेंज जो कि बहुत ज़्यादा चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एंड हाँ, एक ऐसी मशीन बनानी पड़ेगी जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ना कि वो खिलौने जो कि पुराने ज़माने में खिलौने मिलते थे चाइना से उठाए हुए, वो नहीं इंडिया को चाहिए। अब उनको चाहिए कि ऐसी प्रॉपर मशीन हो जिसके ऊपर बैठ के लगे कि नहीं यार, हम बंदा कुछ चला रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उस कंपनी को एक्वायर किया। एक्वायर क्यों किया? क्योंकि एक ऑटोमोटिव कंपनी बनाने के लिए, एक ऑटोमोबाइल कंपनी बनाना है, अब कोई बच्चों का खेल नहीं है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स लगती है। मतलब कि ये लगा लीजिए कि 1 करोड़ तो यहाँ पे ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं, चुल्लू भर पानी है यहाँ पे, इतना है। क्योंकि करीबन 1,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए, इतना खर्चा लगता है किसी भी एक मेगा फैक्ट्री खोलने के लिए एंड इतने ह्यूज अमाउंट के अंदर बाइक को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उनका सिंपल सा था कि इतना टाइम इतना वेस्ट नहीं करना R&D सेक्टर और इसमें, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं है। क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक ने एक्चुअली में $200 मिलियन उठाए हैं, मार्केट से उठाए थे $5 बिलियन की इवेल्युएशन के ऊपर। यानी ओला के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी R&D की। उन्होंने कोई R&D नहीं की, उन्होंने बस ज्यों का त्यों वहां से लाए, उठाया एंड यहाँ पे चिपका दिया। लेकिन आप बोलोगे कि तुमने तो बोला था कि यार उसने पूरा कॉपी पेस्ट नहीं किया। तो हाँ, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं किया, क्योंकि जो बैटरी थी, अगर वहाँ की आप बैटरी देखेंगे ना, तो वो एक बनाना शेप की बैटरी थी एंड वो 3 मॉड्यूल्स के अंदर उसके अंदर फिट होती थी, जो कि रिमूवेबल थी। अब रिमूवेबल बैटरी बनाने का नुकसान ये होता है कि आपको उसको हल्का बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग डेली हर कोई तो जिम जाता नहीं है, और हर कोई तो 15 किलो का और 20 किलो का या फिर क्या बोलते हैं 10 किलो की रोज तो उठा के लाके घूमते नहीं है ना। तो इसी चक्कर के अंदर उन्होंने क्या किया कि बैटरी को बड़ा बनाने के लिए उन्होंने बैटरी को भारी बना दिया, जो कि एक्चुअली में भारी हो भी जाएगी, जिससे उसकी रेंज बढ़ जाए। एंड उसको उन्होंने फिक्स कर दिया चेसी के अंदर ही। इसलिए उनको चेसी का डिज़ाइन भी थोड़ा सा भारी मटेरियल से बनाना पड़ा, लेकिन चेसी का ओवरऑल डिज़ाइन सेम था। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगी, जो वो शेप है ना, वो उतनी कंपैटिबल नहीं है इंडियन टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि नीदरलैंड का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में तो आमतौर पर, मतलब अब 50 डिग्री तक बोल रहे हैं कि
40-45 डिग्री तक तो वैसे ही इंडिया के अंदर टेम्परेचर पीक छूने वाला है। जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक का या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो होता है उसकी बैटरी। एंड बैटरी के अंदर क्या यूज होता है, वो यूज होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स, एंड जनरली लिथियम आयन सेल्स का हम यूज करते हैं। एंड लिथियम आयन जो सेल्स होते हैं ना, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं किसी मामले में, क्योंकि उनको ना बाहर से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर उनको फूटना है ना तो वो फूट जाएंगे, मतलब वो ब्लास्ट कर जाती हैं सीधा सीधा, और इतना गंदा टेम्परेचर उनका स्पाइक मारता है कि वो चेसी को पिघलाने लग जाते हैं। मतलब जो एल्यूमिनियम चेसी होगी या फिर स्टील चेसी हो गई, उनको पिघलाने में अच्छा खासा मेहनत लगता है, कई 1000 डिग्री तक जाना पड़ता है तब जाके वो पिघलना और मेल्टिंग अच्छे से चालू हो पाती है। तो ये टेम्परेचर और ये स्पाइक जो है ना एनर्जी का, वो लिथियम आयन दे सकता है। एंड उसको बाहर से कवर करने की भी, मतलब अगर आप पानी भी डालते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, तो आग बुझाना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंदर ही मतलब जो बैटरीज के अंदर ऑक्सीजन डलती है, क्योंकि हर एक क्योंकि जनरली क्या होता है ना, मेटल ऑक्साइड्स का यूज किया जाता है एनोड मटेरियल के अंदर। तो मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया कि कोई एक ट्रांजिशन मेटल है, उसके साथ हमने कंबाइन किया हुआ है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन उसके अंदर ऑलरेडी है। एंड लिथियम बहुत ही ज़्यादा हाई पावर एनर्जी डेंसिटी का सोर्स है, तो उसके पास एनर्जी भी है। अब आग लगेगी, हीट निकलेगी और ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, ऑफ कोर्स धमाका ही होगा। तो यही काम होता है उसके अंदर भी। एंड देखिए अभी जितने भी केसेस आ रहे हैं ना कि ओला की जो स्कूटर्स हैं वो जल रही हैं, आग पकड़ जा रही हैं, तो क्या ऐसे पूरे स्कूटर्स के साथ है, हर कंपनी के साथ है? नहीं। जनरली ओला में क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने कोई R&D नहीं की। पहला जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि बनाना शेप उन्होंने डिज़ाइन लेके आए थे बैटरीज का, वो इंडिया के साथ कंपैटिबल नहीं है, उस टेम्परेचर के साथ उसको कंपैटिबल नहीं रखा गया। दूसरा, अगर मैं अपनी बात करूँ एज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, तो मैंने 2 साल से R&D कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 साल से R&D कर रहा हूँ। कंपेयर करूँ मैं एथर को, वो 7 साल से R&D कर रहे थे, तब जाके उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया। एंड अल्ट्रावायलेट को आपने देखा होगा, 2018 में उन्होंने अनाउंस कर दिया था अल्ट्रावायलेट और लॉन्च कर दिया था, लेकिन मार्केट में क्यों नहीं उतारा? क्योंकि उनके पास डेटा नहीं था, उनके पास कम डेटा था। एंड अगर आप अभी जाके अल्ट्रावायलेट के पेज पे, इंस्टाग्राम के पेज पे जाएंगे या फिर उनके यूट्यूब पेज पे जाएंगे, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि वो हर रोज टेस्टिंग कर रहे हैं टेम्परेचर की, टायर्स की, मतलब किस अलग अलग ऑफ रोडिंग में या फिर स्मूथ रोड पे कैसा बिहेवियर होगा बाइक का। तो ये टेस्टिंग क्यों की जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टाइम पे? क्योंकि जो BMS डलता है ना, उन सबको ये सब चीज़ें लेनी पड़ती है। देखिए सबसे बड़ी जो खामी होती है किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, वो होता है कि उनका जो एनर्जी आउटपुट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। यानी कि अगर मैं एक पेट्रोल बाइक की बात करूं, पेट्रोल व्हीकल की बात करूं, अब फर्क नहीं पड़ता उसमें 10 लीटर तेल भरा पड़ा है या 1 लीटर तेल पड़ा है, वो उतना ही आउटपुट आपको निकाल के देगा। लेकिन बैटरीज के मामले में ऐसा नहीं होता। सेल जब डिस्चार्ज होते हैं तो वो एकदम से जल्दी डिस्चार्ज होने लगते हैं, एंड BMS का काम होता है कि उनको जल्दी डिस्चार्ज होने से रोकना। इसलिए वो आपकी बाइक की रेंज घटा देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स रेंज तो घटी जाएगी, लेकिन उसकी स्पीड भी घटा देते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है, लेकिन वो उतना फर्क नहीं डालता जितना BMS का काम मेन क्या होता है। BMS का मेन काम होता है कि बैटरीज की जितनी भी हमारे सेल्स हैं, उनका टेम्परेचर मेंटेन करना, उनका चार्ज डिस्चार्ज और उनका जो एनर्जी लेवल है, जो चार्जिंग लेवल है, उनको मेंटेन करना, उनको सिमिलर रखना। क्योंकि अगर एक सेल भी खराब होता है ना, तो पूरी बैटरी खराब हो जाती है। क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है कि बैटरी पूरी की पूरी वेस्टेज नहीं जाती है, एक सेल खराब होने के चक्कर में पूरी बैटरी खराब होने लग जाती है। क्योंकि एक फिनोमिनन होता है थर्मल रनअवे। मान लीजिए कि एक बैटरी के अंदर आग लगी है, तो क्या सारे सेल्स में आग लगी? नहीं, वो एक ही सेल में आग लगा होगा। अब एक सेल में आग लगा तो क्या हुआ, वो उसकी जो हीट अप है, क्योंकि वो एक क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर है, वाटर प्रूफ बनाने के लिए उसको क्लोज एनवायरनमेंट देना पड़ता है, तो एक तरीके से वो इंसुलेटर तो नहीं है, लेकिन अच्छा कंडक्टर भी नहीं है एक तरीके से, तो अंदर आग फंसी रह जाती है। अब आग फंसी रह रही है, हीट अप हो रही है, तो दूसरे जो आसपास के सेल्स हैं उनका टेम्परेचर राइज होने लगता है। अगर उनका टेम्परेचर राइज होगा तो ऑफकोर्स बैटरी में आग लगने का खतरा रहता है, एंड आग लग जाती है इवेंचुअली। तो इस चक्कर के लिए, और बेसिकली ये पूरी की पूरी गलती BMS की भी नहीं होती है, 3 चीज़ों के ऊपर कारण करता है, ये डिपेंड होता है। पहला, जो आपने सेल्स बनाए क्या वो अच्छे हैं? दूसरा, जो बैटरी पैक बनाया उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तीसरा, BMS की अच्छी खासी डेटा लिया गया कि नहीं लिया गया। एंड ओला के केस में यही हुआ। ओला के केस में उन्होंने डेटा लिया ही नहीं BMS का। देखिए क्योंकि ओला अपना कुछ खुद का सेल तो बना नहीं रहा है,
सिंपल सी बात है, जैसे बाकी कंपनीज करती हैं, बाहर से इंपोर्ट करवाती हैं, चाहे वो पैनासोनिक हो गई, सैमसंग हो गई, इन कंपनी से वो बैटरीज लेती हैं, सेल्स लेती हैं, यहाँ पे वो अपना बैटरी मॉड्यूल बनाती है। तो ओला भी कोई न्यारा काम नहीं कर रहा, ओला भी सेम काम कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने डेटा नहीं लिया। भावेश अग्रवाल की इतनी गंदी आदत है ना, उनका ये मानना है कि लिटरली उनका ये मानना है कि 9 औरतें मिलके 1 महीने में बच्चा पैदा कर सकती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये कंपनी के, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की कंपनी के खुद सीटीओ ने बोला, और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ने ये बात बोली है कि नहीं, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी कंप्लीट नहीं है। उन्होंने 6 महीने में अनाउंस किया, 6 महीने में उनको करना था कि नहीं 6 महीने कंप्लीट करो एंड इस टारगेट तक और इस दिन तक निकाल दीजिए। तभी तो देखिए, अगर ओला कंप्लीट होती तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, क्योंकि जब फर्स्ट डे ओला रिलीज हुआ था तो कितने धड़ाके से, मतलब क्या बोलते हैं, लोगों ने पैसे दिए थे उनको, बुकिंग अमाउंट दिया था, बाद में 20-20 हज़ार रुपए भी दिए, लेकिन उनको बाइक नहीं मिली, वो स्कूटर उनको मिला ही नहीं। उनको 2-2 महीने तक का वेटिंग पीरियड में डाल रखा और अभी भी नहीं है लोगों के पास। एक उन्होंने बोला था कि चिप शॉर्टेज है, जो कि बात सच है, चिप शॉर्टेज अभी हो रखी है, लेकिन इतनी गंदी नहीं। दूसरा, जितने भी आपने ट्रेलर्स के अंदर एंड अनाउंसमेंट के टाइम पे आपने दिखाए थे फीचर्स, ओला में किसी बाइक में वो फीचर्स हैं ही नहीं। अगर आप इतना गंदा काम करेंगे एंड ऐसा काम करेंगे कि उन्होंने बोलते हम ओवर द ईयर अपडेट देते रहेंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं बनता ना। मैं अगर ओला के पास जा रहा हूँ वो ट्रेलर देख के, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ओला उन चीज़ों पे खड़ा उतरेगा जो उसने डिलीवर करी है। ओला ने बिल्कुल भी R&D नहीं किया कंपेयर टू, अगर देखा जाए, अल्ट्रा वायलेट एंड ये मार्केट लीडर्स बनने के एक्चुअली कगार पर है। एंड पता क्या, ओला सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों था इंडिया के लिए? देखिए, ओला ने जिस तरीके से हाइप बनाई थी ना, तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का एक्चुअल में क्रेज बन गया था, जिसकी वजह से मेरे जैसे जो छोटे स्टार्टर्स अभी छोटे स्केलिंग पर है, जो कि मार्केट में उतरना चाहते हैं, हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता लोगों को कन्विंस कराना कि नहीं, हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अच्छे हैं, हमारी इलेक्ट्रिक बाइक अच्छी है। लेकिन ओला ने क्या किया, ओला ने उसका बिल्कुल उल्टा काम किया। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जो एक छवि बनी थी, अच्छी खासी बन रही थी, वो फिर से डाउनफॉल होने में लग गई है। एंड सबसे बड़ी बात, लोगों के अंदर डर है कि यार मैं नहीं चाहूँगा ना, कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं चलते फिरते बाइक के अंदर बैठा हूँ जो कि बम बन जाए और फूट जाए, कोई भी नहीं चाहेगा ऑफकोर्स। दूसरा, ओला के कुछ डिज़ाइन प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि ओला के अंदर मोनोस्कोपिक सस्पेंशन लगा हुआ है फ्रंट साइड में, एंड इंडिया के रोड्स वो अलाउड नहीं करते हैं। देखिए, जो कि फ्रंट स्पोक होता है किसी भी बाइक का या स्कूटर का, वो सबसे ज़्यादा लोड लेता है, सबसे ज़्यादा जर्क उसको ही मिलता है, क्योंकि एकदम से जब हम ब्रेक लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेशर उस पर लगता है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से हम आगे जाते हैं, हम पीछे नहीं जाते, क्योंकि हम मोशन में होते हैं। तो वो हमारा वेट भी झेल रहा है, प्लस वो नीचे से भी वेट झेल रहा है, मतलब जो उसको प्रेशर लग रहा है रोड की तरफ से। तो इस वजह से, और इंडिया में तो पता है रोड की हालत कैसे है, गड्ढे भरे पड़े हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या लगता है कि ओला का स्पोक वो बर्दाश्त कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। नीदरलैंड्स में वो इसलिए था क्योंकि नीदरलैंड्स के रोड स्मूथ है, वहाँ पे रोड्स को अच्छे से मैनेज किया गया है। यहाँ पर वो ऐसा नहीं है। पर ऐसी बात नहीं है कि ये बुरा डिज़ाइन प्रैक्टिस है, मतलब ये जगह के हिसाब से रखी जाती है, क्योंकि अगर हम रेसिंग बाइक्स की बात करें तो कोशिश की जाती है कि हम मोनोस्पोकिक सस्पेंशन है आगे, क्योंकि उससे ना स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। क्योंकि जब भी वो कर्विंग करते हैं तो क्या होता है कि एक स्पोक ज़्यादा नीचे तरफ जा रहा है, एक स्पोक ऊपर है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बैलेंस हो जाता है। लेकिन आम रोड पे, डेली ज़रूरतों में, आम दुनिया में इसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन उन्होंने वो नहीं मानी। एंड न्यूज़ में आया भी कि वो स्पोक टूट गया, चलती बाइक से टूट गया, स्प्लेंडर से टकराई एंड टूट गया। ये मतलब नहीं बनता है। आप ऐसे प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर सकते हैं जो कि अपनी ही चीज़ों पे खड़ा नहीं उतरता। ये चीज़ें आपको एक्चुअल में, अगर आप भी बिजनेस कर रहे हैं तो देखिए, R&D की करके आइए। ऐसा नहीं है कि आपने मुंह उठाया एंड पैसे हैं आपके पास, पैसे की कमी नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी प्रोडक्ट उतार के दे सकते हैं। एंड ओला एक्चुअली में डाउनफॉल कर रहा है, लेकिन आगे फ्यूचर क्या ओला का? देखिए, ऐसी बात तो है नहीं कि भावेश अग्रवाल बेवकूफ़ है, क्योंकि उन्होंने ओला कंपनी खड़ी करी थी पहले, ओला कैब्स के नाम से। उन्होंने अच्छी खासी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो ऐसी बात तो है नहीं कि उनको बिजनेस करने का तरीका नहीं है। बस हर एक बिजनेसमैन का अपना अपना कुछ तरीका होता है सॉल्व करने का। जैसे इलॉन मस्क का है कि हम लोगों को आराम नहीं करने देंगे, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को हम आराम नहीं करने देंगे, उनसे हम पूरा काम निकलवा के रहेंगे, एंड काम करना है तो करना है, मतलब वो बहुत ज़्यादा रूड माने जाते हैं इस बिहेवियर में। एंड सिमिलरली भावेश अग्रवाल के साथ भी ऐसा ही है कि वो बहुत काम को जल्दी जल्दी चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जितने भी भावेश अग्रवाल ने अभी तक
स्टार्टअप लॉन्च करें, क्योंकि वो ना ऐसा होता है कि मतलब हर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि जो अभी मार्केट सेगमेंट में बूम बना क्रिएट हुआ है हम उसके साथ ही चलें। तो इस वजह से हम काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप नए नए खोलते रहते हैं। जैसे उन्होंने जब फूड डिलीवरी का दौर करा था तो उन्होंने ओला फूड करके अपने रेस्टोरेंट्स एंड वो खोल दिए थे और फूड डिलीवरी खोल दी थी, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मैनेजिंग में प्रॉब्लम आती है। लेकिन क्या ये ओला बिल्कुल ही गई गुजरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ओला का परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, और उनको जो रेंज उन्होंने क्लेम करी थी वो कम है, एंड ये होगा, जनरली होता है क्लेम। हम कुछ भी कर ले, कंपनीज क्लेम करती है, लेकिन वो रियल लाइफ में रेंज आपकी कम निकलेगी, आपकी परफॉर्मेंस उससे थोड़ी सी कम होगी। एथर के केस में ऐसा नहीं, क्योंकि जो उन्होंने डिलीवर किया है वो उनको मिला है, क्योंकि वो एक्चुअली में उन्होंने काफ़ी 7-8 साल से R&D कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो तरुण मेहता ने भी बहुत अच्छा काम किया है इस सेगमेंट में। उन्होंने प्रीमियम स्कूटर्स एक्चुअली में एथर पे बैठने वाला लगता है कि नहीं, एथर वो चला रहा है, वो कुछ चला रहा है। सिमिलरली ओला भी ऐसा लगता है कि वो किस पे हम बैठे हैं उसके अंदर ताकत है, क्योंकि मैंने ओला की टेस्ट राइड करी है। मतलब मेरे एक दोस्त है, उनके पास है, मैंने उनको चलाया। मतलब बहुत अच्छा स्कूटर है। मतलब स्पीड, हाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिले करता है मतलब रेस देते वक्त, लेकिन नहीं, कमाल का स्कूटर है। स्पीड अच्छी है, अच्छा देता है। लेकिन हर बार की तरह कुछ सेगमेंट्स के अंदर आग लग रही है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो जनरली हर स्कूटर्स के साथ में नहीं है। क्या होता है कि एक बैच निकला होगा, वो ये है कि एक बैच निकला हुआ है, उस बैच में पर्टिकुलरली उसी बैच के अंदर आग लग रही है। तो हो सकता है कि या तो ये प्रॉब्लम हो या फिर एक्चुअली में कोई डिफेक्ट आ रहा होगा, तो उनको देखना पड़ेगा, इसलिए वो उसको बुला रहे हैं। बाकी उन्होंने मेरे ख्याल से अभी भावेश अग्रवाल ने बोला भी है कि हम जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं जो कि जिनके अंदर उस बैच की हैं, हम उनको वापस रिट्रीव कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। लेकिन उनको मैं दोबारा ये बात बोलना चाहूँगा कि उनको एक्चुअली में रिसर्च करना पड़ेगा, R&D और डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा BMS के लिए, नहीं तो ओला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर वो जिस स्टेज पर है वो कभी भी बीट नहीं कर पाएगा एथर या अल्ट्रावायलेट जैसी कंपनीज को, जिनके पास एक्चुअल में डेटा पे डेटा भरा पड़ा है। लिटरली इतनी टेस्टिंग कर रहे हैं, इतना सब कुछ है। तो देखते हैं होता क्या है ओला का फ्यूचर। एंड मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि ओला इलेक्ट्रिक्स का जो फ्यूचर है वो अच्छा होने वाला, ब्राइट होने वाला है, क्योंकि और भी काफ़ी लोग उनके साथ ज्वाइन होंगे, सब कुछ होगा, R&D टीम बैठेगी। तो हाँ, इवेंचुअली वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स जो उन्होंने एटर को कंपनी जो स्कूटर निकाला है वो तो उन्होंने ले लिया, लेकिन आगे चल के भी तो वो अपनी खुद के प्रोडक्ट्स निकालेंगे। तो हर बार तो वो किसी नई कंपनी का तो एक्वायर कर नहीं सकते ना। तो सिमिलरली वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, एंड मेरे को लगता है कि ओला हाँ अच्छा काम करेगा, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहा है। एंड अगर मैं कंपैरिजन करूँ ओला एथर का जो अभी मार्केट में है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर, तो मैं देख सकता हूँ कि जो एथर है ना वो ओला से अभी ऊपर है। मैं बाइक्स की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ केसेस में ओला वाकई अच्छी है एथर से, लेकिन मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, जो कि एक होता है ना, एक सेटिस्फैक्शन फैक्टर होता है एक किसी भी कंज्यूमर का, वो ओला में नहीं मिलता कंपेयर टू एथर। एथर में वो एक्चुअली में लोग जो भी एथर को खरीद रहे हैं उनको सेटिस्फाई मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो देखते हैं क्या होता है। एंड मैं जनरली चाहता हूँ कि ओला एंड जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्टार्टअप्स है वो एक्चुअली में यूनिकॉर्न बने, एंड जिसमें से मेरा भी एक खुद का स्टार्टअप है, टेक्योन करके, दिख रहा होगा ना। तो ऑफ कोर्स हम भी मार्केट लीडर बनेंगे, एंड इवेंचुअली मैं पूरे ट्राई करूँगा कि इन लोगों को पछाड़ के आगे निकल सकूँ। एंड मैं बहुत जल्द अपने बारे में एंड अपनी कंपनी के बारे में और लेके आने वाला हूँ आगे वीडियो, क्योंकि ये देखो यार मैं बहुत बिजी चल रहा था, क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे एंड डेजर्टेशन था, रिसर्च प्रोडक्ट था, काफ़ी मतलब लगी पड़ी थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैं मैनेज कर रहा हूँ वीडियोस अपलोड करने के लिए। लेकिन अब मेरा काफ़ी काम हल्का हो चुका है, तो अब से मैं चाहूँगा कि मैं डेली अपलोड करना चाहूँ, डेली तो नहीं लेकिन हाँ हफ्ते में चार वीडियो तो एटलीस्ट मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपलोड कर पाऊँ। एंड आप लोग मेरे को देख रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू, आप लोगों का थैंक यू। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई है, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा।